हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो सेकंड चैप्टर हमने शुरुआत किया था दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960। आज हम फाइनली इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर के ऊपर आ गए हैं एंड वो लेक्चर का नाम है दोस्तों लेक्चर नंबर 5। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों कि ये चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को 5 लेक्चर लग गए। तो आप सोच सकते हो किस प्रकार हम कितने डिटेल में, कितने डीप में और कितने ज्यादा कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ आपको पढ़ाते हैं, ताकि एक एक चैप्टर आपको ईच एंड एवरी पॉइंट्स के साथ अच्छे समझ में आ जाए, हर एक चीज का मतलब आपको समझ में आए। इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है हमें, लेकिन ट्रस्ट में दोस्तों कोई घाई नहीं है, क्योंकि मैथ्स एंड साइंस ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी बचे हुए, सिविक्स बचा हुआ है, तो उसको हम लोग इसी स्पीड के साथ पढ़ाएंगे तो आने वाले 3-4 महीनों के अंदर खत्म हो जाएगा दोस्तों। और ट्रस्ट में आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। बाकी सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ते रहोगे, हिस्ट्री भी पढ़ते रहोगे, सब चीज आप पढ़ते रहोगे साथ में, और अच्छे से हर चीज समझ में आ जाएगा दोस्तों। ट्रस्ट में बस आप लोग बने रहना हमारे साथ और अच्छे से प्यार देते रहना। और एक और चीज, जैसा मैंने बोला, साइंस एंड मैथ्स आपका टोटली पहले से कंप्लीट हुआ है। चेक करना है तो जाओ, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अलग से हमने प्लेलिस्ट बना के रखा है, हर एक स्टैंडर्ड का, हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से बना रखा है। जाके देख लो, जो वीडियो पहले से अवेलेबल है उसको जरूर से देखना, और प्लीज प्यार देना और शेयर जरूर से करना, क्योंकि आप लोग शेयर करोगे तभी तो बाकी लोग को पता चलेगा ना कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ठीक है दोस्तों। और साथ ही में हमारा जो सेकंड चैनल है उसको भी देख लेना, जिसका नाम है JR टॉक्स, और उसको भी विजिट कर लेना। पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही में अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पे भी जरूर से हमें फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जो चैप्टर है हमारा इंडियन इवेंट्स आफ्टर 1960, शुरुआत में क्या हुआ था, हमने देखा कि 1960 में इंदिरा गांधी के पहले जवाहरलाल नेहरू का टाइम था, फिर इंदिरा गांधी का टाइम आया, फिर देखा हमने 70s के दौरान कैसे नेशनल इमरजेंसी लगाया गया। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने आपको डिस्कस की 1980s में क्या हुआ। फिर हमने कल के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया कि 1991 में क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी ने कैसे गवर्नमेंट बनाया, न्यूक्लियर टेस्ट कैसे हुआ, ये सभी चीज हमने डिस्कस किया। तो फाइनली, और हमने एक और चीज देखा था कैसे हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो भी चेंज हो रहा था। तो ये सब चीज ऑलरेडी हमने कल कवर किया था, ठीक है ना। और उसमें जो PV नरसिम्हा राव जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो टाइम के, कैसे उनका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान था, वो भी हमने आपको डिस्कस किया था। तो आज फाइनली दो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए, 2 से 3 टॉपिक बचे हुए हैं, उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो नंबर 1 टॉपिक फॉर टुडे इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है कि कैसे 1999 जब हो गया, 90s था, उसके बाद साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में कैसे डिस्कवरी होने लगी और कैसे हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये जो फील्ड है कैसे तरक्की करने लगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखो साइंस जितना हो सके उतना ज्यादा पढ़ा करो, क्योंकि देखो साइंस का ही पूरा फंडा होता है। हिस्ट्री वगैरह ठीक है ना, जो आप हिस्ट्री का जो कंसेप्चुअल नॉलेज पढ़ते हो वो ठीक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में क्या हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं आपका आने वाला जो कल है वो कहीं ना कहीं साइंस ओरिएंटेड होने वाला है, जैसे कि आपको पता है टेक्नोलॉजी बेस होने वाला है। तो ज्यादा फोकस आपका सबसे ज्यादा किस पे होना चाहिए, साइंस एंड मैथ्स, ये 2 सब्जेक्ट पे होना चाहिए, क्योंकि पूरा जो फंडा है टेक्नोलॉजिकल जो चीजें है वो साइंस एंड मैथ्स पे ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको छोड़ दोगे, बिल्कुल पढ़ना है, एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, तभी तो आपको पता चलेगा ना हिस्ट्री में क्या हुआ था। क्योंकि यार अपने को पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ था, तभी तो हम लोग आगे सोच पाएंगे कि क्या हो सकता है। ये ध्यान में रखना, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये हमेशा बहुत सारे लोगों ने कहा है, हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। तो जो पहले हुआ है वो बाद में भी हो सकता है, तो इसके लिए पहले जो हुआ है वो हमें पता होना चाहिए। इसके लिए हमें ईच एंड एवरी पॉइंट्स हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो नॉर्मली हमारा जो इंडिया वो टाइम पे जो था 90s के बाद, उस दौरान हमारे इंडिया में काफी ज्यादा डेवलपमेंट होने लगा, काफी ज्यादा साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस जो कि ऑलरेडी हो चुके थे यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, उसको हम लोग ने अडैप्ट करना शुरू किया, यूज करना शुरू किया, इंटरनेट का एरा आया, ये सब चीज होने लगा। तो इसमें एक और योगदान था, एक मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, जो कि S स्वामीनाथन जो थे, ठीक है ना, यहाँ पे मैं उनका नाम मेंशन करूंगा, S स्वामीनाथन, ठीक है ना, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं लिखा रहा हूं। S स्वामीनाथन जो थे, इनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब बोलोगे सर ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, जैसे कि आपको पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, ये सब चीज आपने शायद सुना होगा साइंस में, क्योंकि एक चैप्टर था उसमें साइंस में, ठीक है ना, मैंने आपको बताया हुआ था, याद होगा अगर आपको, तो 9th में ही है, ठीक है ना। तो आपको एक चीज बता दूं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इज नथिंग बट रिलेटेड टू प्लांट्स, यानी कि इन शॉर्ट अगर बोलूं तो एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में टेक्नोलॉजी का बिल्टअप हो गया,
यानी कि लोग जो है खेती करना कैसे आसान करना है हमें, और कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हमारा बढ़ा सके और अच्छे से खेती कर सके, ये सब चीज जो है वो धीरे धीरे होने लगा। एंड उसके जो मेन संस्थापक थे या फिर आप बोल सकते हो जिन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, वो कौन थे? एस स्वामीनाथन थे। इसके लिए उनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है ना। और 1965 में ये सब चीज हुआ था। कहां पे हुआ था? 1965 में ये जो चीजें हुई थी 1965 में हुई थी। और बहुत सारे ऐसे ही और भी ज्यादा साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन होने लगे। तो एक और हमारे बहुत ही काबिल डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन, ठीक है ना। इनको भी मैं जिक्र करूंगा यहां पे, डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन। ये भी एक महान व्यक्ति थे, डॉक्टर थे, यानी कि एक तरीके से साइंटिस्ट लेवल के डॉक्टर आप बोल सकते हो। इनका भी एक बहुत बड़ा डिस्कवरी है जो कि है दोस्तों, इसीलिए इनको कहा जाता है दोस्तों फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। यानी कि इन्होंने क्या लेके आया? व्हाइट रिवॉल्यूशन लेके आया। आप बोलोगे सर व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या होता है? जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर होता है, खेती बाड़ी होती है, प्लांट्स को उगाना वगैरह होता है, वैसे ये व्हाइट रिवॉल्यूशन का मतलब होता है मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है ना। मिल्क, दूध। आपको पता है दोस्तों कि पहले जमाने में लोग दूध कैसे पीते थे? आज से सिर्फ 20-30 साल पहले चले जाओ, 20-30 भी नहीं बोलूंगा, एटलीस्ट 30 to 40 ईयर्स पहले चले जाओ, तो लोग जो थे वो घर में गाय, भैंस, बकरी ये सब चीजें पालते थे, ये सब एनिमल्स को पालते थे, उनका दूध निकालते थे और पीते थे। लेकिन आज के डेट में आप सोचोगे तो लगभग 50% लोग, 50% से ज्यादा ही होंगे मेरे हिसाब से, वो जो दूध पीते हैं वो कहां से पीते हैं? पैकेट का दूध पीते हैं। करेक्ट है, आप लोग मेरे बात से एग्री करते होंगे। तो ये जो पैकेट वाला दूध का जो आइडिया था वो किसको आया था? इन भाई साहब को आया था, जिनका नाम है डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन। तो इन्होंने एक व्हाइट रिवॉल्यूशन लाया कि कैसे जो जिनके पास गाय, भैंस, बकरी है, उनसे हम दूध लेके उनको कुछ प्रोसेस में डाल के कंपनीज ओपन कर सकते हैं, फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, जिसमें दूध को हम बना सकते हैं, उनको फर्मेंट कर सकते हैं, वहां पे दूध के रिलेटेड अलग अलग चीजें बना सकते हैं, जैसे दही बना सकते हैं, चीज बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं। तो ये सब आइडिया किनके द्वारा दिया गया था? ये डॉक्टर के द्वारा दिया गया था। तो इसीलिए इनको एक तरीके से व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर भी कहते हैं। और इनके वजह से हमारे देश में, हमारे इंडिया में ये जो मिल्क प्रोडक्शन है या फिर मिल्क को कैसे पूरे इंडिया लेवल के ऊपर लेके जाना, ये दिमाग जो है इनका था, ठीक है ना। और इंडिया ने यही दौरान बहुत ज्यादा और भी अदर चीजें में डिस्कवरीज की थी, बहुत ज्यादा इन्वेंशन किया था। तो उसमें से एक डिस्कवरी एटॉमिक एनर्जी और स्पेस रिसर्च में भी था, ठीक है ना। हमारा इंडिया का डिस्कवरी सिर्फ एग्रीकल्चर में और मिल्क प्रोडक्शन में नहीं था, और भी ज्यादा हमने तरक्की करना शुरू किया। तो जो एटॉमिक एनर्जी का जो फील्ड है, आपको पता है ना एटॉमिक एनर्जी मतलब क्या होता है, कि कैसे एटॉमिक एलिमेंट्स का यूज करके, जैसे कि आपके यूरेनियम, थोरियम, स्ट्रोंटियम, ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, यूरेनियम, ये सब चीज होते हैं, वो क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, एटॉमिक एलिमेंट्स इन शॉर्ट बोलते हैं। तो कैसे वो एटॉमिक एलिमेंट्स का यूज करके एटॉमिक एनर्जी बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, ये सब चीज कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब जो आइडिया था, एटॉमिक एनर्जी हो गया, फिर साथ ही में स्पेस रिसर्च हो गया, ये सब चीज बहुत ज्यादा फॉर्म में आ चुकी थी हमारे इंडिया में उस दौरान। और कहीं ना कहीं एटॉमिक एनर्जी के फील्ड में जो हमारे बाबा, ठीक है ना, कौन से बाबा? कौन से बाबा? बाबा होमी बाबा, ठीक है ना। यहां पे नाम मैं पूरा लिख देता हूं। इनका जो नाम था वो क्या था? डॉक्टर होमी भाभा, ठीक है ना, डॉक्टर होमी भाभा। बाबा नहीं, भाभा, ठीक है, याद रखना नाम। तो डॉक्टर होमी भाभा जो थे, ये बहुत ही महान साइंटिस्ट में कंसीडर किया जाता है हमारे इंडियन की बात करें तो। इन्होंने एक नींव रखी थी हमारे एटॉमिक एनर्जी प्लांट के लिए। इसीलिए आपको पता होगा कि जो हम लोग एक नाम बोलते हैं BARC, आपको पता होगा, ये जहां पे मैं रहता हूं वहां पे भी एक, मुंबई में भी एक जगह है, प्रॉपर मुंबई जो है, ठीक है ना। तो BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बी फॉर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपको पता है, इट इज ए रिसर्च सेंटर जहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं एटॉमिक एनर्जी को लेके, रिसर्च होती है, प्रोडक्शन होता है, एनर्जी बनती है, ये सब चीज आपको पता होगा शायद, अगर आप बिलोंग करते हो उस साइड से या फिर आपको जानकारी है, ठीक है। तो BRC, ठीक है ना, टैप्स, आपको पता है ना, BRC टैप्स, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, ये सब चीज कहीं ना कहीं इनका योगदान जो था वो हमारे डॉक्टर होमी बाबा का था। एंड इन्होंने बहुत सारे एटॉमिक पावर के प्रोग्राम्स वगैरह इंप्लीमेंट किया था, और हमारा इंडिया जो है एटॉमिक पावर कंट्री में शामिल हो गया था। इसी तौर पे एक तरीके से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने लगे थे। और साथ ही में हमारा जो एक तरीके से बोलते हैं ना कि डेवलपमेंट जो था वो सिर्फ इतना ही नहीं था, डेवलपमेंट किस में होने लगा? एटॉमिक जनरेशन तो हो ही रहा था, एनर्जी बनाने में तो हो ही रहा था, लेकिन साथ ही में इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, फार्मास्यूटिकल्स में, डिफेंस में, यानी हथियार बनाने में, कैसे हम लोग अपना खुद का हथियार बनाए, खुद का एरोप्लेन्स बना सके, ये सब चीज में भी हमारा तरक्की होने लगा। और धीरे धीरे हम जो है आगे बढ़ने लगे, और पूरे देश में जितने भी देश थे वर्ल्ड में, हम लोग धीरे धीरे अपना नाम जो है वो स्थापित करने लगे, और हमारा नाम धीरे धीरे होने लगा। और ये सब चीज जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह भी पॉसिबल हुआ 1975 के आसपास। 1975 में ही हमारा स्पेस प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुआ था, और हमने उस दौरान जो है वो एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया था, हमारा देश का सबसे पहला सैटेलाइट। कौन बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में? फटाफट से वीडियो को पॉज करो, कमेंट करके बताना, मैं बाद में चेक कर लूंगा कि किसने किसने कमेंट किया था, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट कर देना। तो हमारा देश का सबसे पहला सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था, उस सैटेलाइट का जो नाम है दोस्तों आर्यभट्टा। ये क्वेश्चन पूछता भी एग्जाम में कभी कभी, ठीक है ना, आर्यभट्टा
वॉज द सैटेलाइट जो हमारे इंडिया में सबसे पहले लॉन्च किया गया था। एक सक्सेसफुल एक स्पेस प्रोग्राम हमने क्रिएट कर लिया था और इंडिया भी जो है वो बाकी देश जैसा खुद का सैटेलाइट खुद ही भेज सकता था। ऐसा इस तरीके से हमारे इंडिया में सिस्टम्स हो गए थे और एक तरीके से तरक्की कर लिया था, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये सब चीज हुआ था हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है सिर्फ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, उसमें आपके व्हाइट रिवॉल्यूशन भी आ गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आ गया, साथ में एटॉमिक एनर्जी, स्पेस रिसर्च, सैटेलाइट्स, ये सब चीज ओवरऑल क्या होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है। तो ये सब चीज में हमने बहुत आगे तरक्की कर ली धीरे धीरे, ये सब चीज हमने बताना था इस टॉपिक के थ्रू। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों चेंजेस इन द सोशल फील्ड। यानी कि थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेन चीजें हैं कि कुछ नियम बनाए गए, कुछ एक्ट बनाए गए, ये सब चीज के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा इस टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है चेंजेस इन द सोशल फील्ड। ठीक है, 2 टॉपिक और बचे, फटाफट देख लो, आज ही खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो सबसे पहले चेंजेस इन द सोशल फील्ड। ठीक है ना, जो सोशल फील्ड होता है, सोशल मीडिया होता है जैसे, तो वैसे सोशलाइज जो होते हैं ना, आपस में रहना, तो सोशल फील्ड में क्या क्या चीजें आई, क्या क्या चेंजेस हुई, ये हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें कि जो इंडिया जो था कहीं ना कहीं बहुत पहले पिछड़ा हुआ देश था, तो उसमें जो चीजें, नियम कानून जो बनाने का जो प्रोसेस था वो काफी धीरे धीरे हुआ। तो ये दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे सेवरल मेजर चेंजेस लिए गए हमारे इंडिया में सोशल फील्ड के। इसमें बहुत सारे क्या हो गए, मेजर चेंजेस, यानी बड़े बड़े बदलाव देखे गए। क्या बड़े बड़े बदलाव देखे गए? नॉर्मली तो हुआ यह था कि कुछ चेंजेस ऐसे थे जो कि विमेन के इंपावरमेंट को लेके थे, क्योंकि एक जमाना ऐसा था हमारे इंडिया में, आप लोग भी अच्छे से समझते होंगे अगर आपने थोड़ा भी हिस्ट्री पढ़ा है ठीक से और दिमाग लगाया है, आपके पेरेंट्स से बातचीत की है, पिक्चरों में देखा है, तो एक जमाना था जो ऐसा जमाना था हमारे इंडिया में कि विमेन्स, जो औरतें होती है, उनको हम कुछ समझते नहीं थे। हम लोग समझते थे कि औरतें जो सिर्फ होती है ना, वो सिर्फ घर में काम करने के लिए होती हैं। ठीक है, झाड़ू पोछा बर्तन यही करने के लिए होती है, उनके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज देखो दोस्तों, फीमेल्स जो है, विमेन्स जो है, वो एक इंसान के साथ, आदमी के साथ हाथ में हाथ डाल के, कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं बहुत सारे फील्ड में। तो मेल से, यानी कि जो आदमी है उससे भी आगे निकल चुकी है बहुत सारे फील्ड में। यानी अच्छी बात है, इससे मेल को, यानी हम आदमी लोग को यार ये करने की जरूरत नहीं है यार ये तो फीमेल हमसे आगे निकल गया, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। उल्टा आपको प्राउड होना चाहिए कि एक टाइम था कि यार फीमेल्स को जो नजरिया नहीं मिलता था, ठीक है ना, जो दर्जा नहीं मिलता था, वो आज के डेट में मिल रहा है। तो हम आज की जो है उसकी बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की। तो वो टाइम पे हुआ करता था कि विमेन्स को ज्यादा पावर नहीं मिलता था, बहुत सारे काम करने की इजाजत नहीं थी। तो वो टाइम पे एक सबसे बड़ा चेंजेस हुआ कि विमेन एम्पावरमेंट आ गया। ठीक है ना, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, ये चीज आ गया, यानी कि लोगों ने विमेन को भी, विमेन जो होती है, औरतें जो होती है, उनको भी इक्वल समझना शुरू किया। बहुत सारी चीज उसमें आया और उसमें सबसे बड़ा चीज था पढ़ाई करवाना। क्योंकि देखो पहले के लोग क्या करते थे, लड़की जब पैदा होती थी तो उनको पढ़ाते नहीं थे कि यार पढ़ के क्या करेगी, दूसरे के घर पे जाना है ना, दूसरे के घर में जाके चूल्हा बर्तन झाड़ू पोछा ही करना है, तो क्यों पढ़ाए हम लोग ने, क्यों इसको पैसा वेस्ट करे इसके ऊपर। तो ऐसा लोग सोचते थे एक टाइम के पहले। लेकिन जमाना बदल गया, जब धीरे धीरे वो टाइम पे क्या हुआ कि विमेन एम्पावरमेंट जब हुआ, तो लोगों को समझ में आया कि यस, लड़का हो चाहे लड़की हो, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए और हमें लड़की को भी पढ़ाना चाहिए। ये सबसे पहला चीज। दूसरा चीज ये भी था दोस्तों कि जब भी लड़की पैदा होती थी तो बहुत सारे घरों में क्या किया जाता था कि लड़कियों को जो है वो मार दिया जाता था। आपको पता ही है, पेट में मार देना, ठीक है ना, वुमेन्स के पेट के अंदर ही मार देते थे। जब पैदा होती ही किसी के यहाँ पे अनाथ आश्रम में या फिर छोड़ के आ गए, ठीक है ना, ऐसे ही फेंक दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है हुआ करती थी हमारे हिस्ट्री में। तो ये देखते हुए बहुत सारे लोग जो थे इसके खिलाफ थे यार, क्योंकि यार ये बहुत गलत चीज है। आप कैसे, आप किसी को भी कर सकते हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, क्या फर्क पड़ता है। करेक्ट है, सही बात है कि नहीं, लड़का हो चाहे लड़की हो क्या फर्क पड़ता है। दोनों ही, अगर हम दोनों को ही इक्वल शिक्षा देंगे, इक्वल इक्वालिटी देंगे, तो वो जो लड़का काम कर सकता है वो भी वो काम कर सकती है। करेक्ट है, तो ये चीज जो था वो धीरे धीरे चेंज होने लगा और इसको डेवलप करने के लिए एक संगठन बनाया गया, नॉर्मली एक एक्ट बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है ना, इनको डेवलप करने के लिए ये सब डिपार्टमेंट तैयार किया गया। और कब बनाया गया, ये लगभग बनाया गया 1985 में। ठीक है, 1985 में। आप सोच सकते हो कितना लेट हो गया, 1985। आज कितना चल रहा है, 2021। तो लगभग कितना साल हो गया, लगभग 15 ईयर और ये 21, लगभग 36 ईयर्स हो गए ये बात को। लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ 36 ईयर, तो हम सोचते हैं कभी कभी क्यों ना ये चीज पहले से हुआ रहता, तो आज हमारा इंडिया ज्यादा सक्सेसफुल होता बाकी कंट्रीज से। क्योंकि बाकी कंट्रीज में ये सब चीज पहले ही हो गया था, हमारे कंट्री में बहुत सारी चीज लेट हुआ है, बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, बिकॉज ऑफ लोगों की सोच, ये सब चीज की वजह से। तो ये चीज तो हमें बदलनी थी ना, तो हमने बहुत सारी चीज बदला और आज भी हमें कुछ चीजें बदलने की जरूरत है, क्योंकि पूरे इंडिया में ये नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं आज भी ऐसे ही होता है। आज भी कुछ जगह ऐसे हैं इंडिया में, एकदम जो गाँव के एकदम ऐसा इलाके में, ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा इस बारे में,
लेकिन फिर भी ऐसा होता है कहीं ना कहीं होता है दोस्तों, एकदम पिछड़े हुए इलाका जो है, पिछड़ा हुआ जो गांव है, उनमें कहीं ना कहीं होता है। तो ये चेंजेस उनको, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है, उनको गाइडेंस देना है, ताकि यार ये सब चीजें वो ना करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और साथ ही में क्या हो गया कि जो मिनिस्ट्री बनाई गई, ह्यूमन रिसोर्स एचआर डिपार्टमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, एचआरडी मिनिस्ट्री, आपको पता ही है, एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एचआरडी मिनिस्ट्री बनाई गई और आज भी है वो हमारे मिनिस्ट्री। आता है ना आपको, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, पता है आपको, जैसे कि कोई टूरिज्म मिनिस्टर है, कोई होम मिनिस्टर है, कोई कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, टेली कम्युनिकेशन मिनिस्टर जिसको बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर्स है, आपको पता है। वैसे एक मिनिस्ट्री होती है एचआरडी, जिसमें पढ़ाई और जो उनके चीजें होती हैं, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड चीजें होती हैं, उनके बारे में जो देखरेख करते हैं, उसको एचआरडी मिनिस्ट्री बोलते हैं। तो ऐसा मिनिस्ट्री बनाए गए, कुछ नियम बनाए गए, कुछ लॉज बनाए गए। तो वैसे ही एक और नियम बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं डाउरी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डाउरी एक्ट। इसका प्रिवेंशन करना यानी रोकना। अब पता है डाउरी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो उनको मैं बता दूं कि जो डाउरी जो होता है, सॉरी माफ करना, मैं डायरी बोलने वाला था। तो डाउरी जो होता है ना, वो क्या होता है, दहेज होता है। तो एक जमाना ऐसा था कि फीमेल्स को इसका भी सामना करना पड़ता था कि यार अगर लड़कियां शादी करके जाएंगी, यानी कि उनके माँ बाप को, सामने वाले यानी लड़के के माँ बाप को क्या देना पड़ेगा, पैसे, कुछ गहने, कुछ चीजें देनी पड़ेगी, यानी कि एक तरीके से दहेज देना पड़ेगा कि आप हमारी लड़की जब लेके जा रहे हो, शादी जब करोगे, तो हमारी लड़की जब आप लेके जा रहे हो, तो उसका ख्याल रखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। एंड एक टाइम ऐसा होता था कि सामने वाला जो लड़का का पार्टी होता था, लड़का का परिवार होता था, वो मुंह खोल के पैसे मांगता था कि मुझे इतना चाहिए, तभी मैं आपकी लड़की को मतलब लेके आऊंगा, बहू के तौर पे शादी करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज होता था यार, आज भी कहीं ना कहीं होता है थोड़ा बहुत, लेकिन एक जमाने में बहुत ज्यादा हुआ करता था। और जब लड़की के फादर या फिर उनके जो फैमिली मेंबर्स जब वो चीज पूरा नहीं कर पाते थे, तो लड़की जब शादी करके चले भी जाती थी, तो उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर सहन करना पड़ता था। बहुत सारे लाइक डेथ भी हुए उसके वजह से, किसी को जला दिया गया, मारा पीटी हो गया, ये सब चीजें जो है देखी गई है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पता होगा कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज, क्योंकि आप लोग अभी बच्चे नहीं हो, आप लोग भी मैच्योर होते जा रहे हो, 9th में आ गए हो कहीं ना कहीं, तो मैच्योर हो गए हो यार। अभी 2 साल के बाद आप एडल्ट हो जाओगे, 2-3 साल में, करेक्ट है। तो ये सब चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि यार ये सब चीज भी हुआ करता था। तो इसको फुलफिल करने के लिए तो सोशल फील्ड में ऐसे बदलाव होने लगे धीरे धीरे। तो प्रोहिबिशन यानी कि डाउरी एक्ट जो था वो बनाया गया, ताकि अगर कोई इंसान कि अगर किसी औरत के ऊपर जोर डालता है कि मुझे दहेज चाहिए तभी मैं शादी करूंगा, तो वो लड़की जो है वो कंप्लेन कर सकती है, पुलिस को कंप्लेन कर सकती है, आंदोलन कर सकती है उसके खिलाफ। तो ये सब चीज जो है नियम कानून बनाए गए, और आज भी है कि जो लोग हैं वो सामने से मुंह खोल के पैसा मांगने से डरते हैं, क्योंकि अगर सामने वाले ने केस कर दिया तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे एक्ट बनाए गए, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बनाए गए, जिसमें कुछ सीट्स जो होती है ना वो विमेन के लिए, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब होते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज होते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट के जॉब्स और बॉडीज जो होते हैं ना, तो इनमें कुछ सीट जो है फीमेल्स के लिए रिजर्व कर दी गई, फीमेल्स यानी वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दिया, यानी कि फिक्स है। जैसे कि आपको पता है कि आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो फॉर एग्जाम्पल 100 वैकेंसी है, 100 वैकेंसी है उस जॉब के लिए, तो 100 में से कुछ सीट जो रहेंगी, समझ लो ऐसा कि 80 सीट जो है वो मेल के लिए है, तो 20 सीट जो है वो फीमेल के लिए भी रहेंगी, ऐसा रख दिया। क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ पूरे के पूरे 100 मेल के लिए होते थे, लेकिन ये सब कानून बनने के बाद, मैं ऐसा 80-20 नहीं बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, झगड़ा लगाने का काम नहीं कर रहा हूं कि उसको ज्यादा इसको कम है, लेकिन कहीं ना कहीं मेल्स को थोड़ा ज्यादा मिलता है, क्योंकि मेल्स ज्यादा है कंपैरेटिवली विमेंस के कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी आज के डेट में सब चीज इक्वल हो गया है, और कहीं ना कहीं हर जगह आप इंजीनियरिंग फील्ड में भी जाओगे, मैं खुद एक इंजीनियर, तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब करने जाओगे तो बहुत सारी फील्ड ऐसे हैं जहां पे लड़कियां ज्यादा काम करती है लड़के से, यानी कि लड़कियां ज्यादा है लड़के कम है, तो ऐसे भी फील्ड होते हैं। तो ये सब चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि आज के जमाना में बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज ऑलरेडी हो चुका है। तो ये सब चीज होने लगा, फिर धीरे धीरे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान एंड बहुत सारे चीजें, लॉ वगैरह बनने लगे धीरे धीरे। एंड इसमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना, यानी सबको इक्वल अधिकार है, हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई जॉब ले सकता है किसी भी टाइप का, तो ये सब चीज होने लगा। फिर जो इसमें एक काका साहेब कालेकर का कमीशन बनाया गया, किसमें बनाया गया, फिर 1953 में बनाया गया, जिसमें कुछ लोगों की कंडीशंस इंप्रूव किए जाए। फिर 1978 में एक कमीशन बनाया गया पी मंडल द्वारा, जिसमें जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो एक टाइम पे उनको इजाजत नहीं थी पढ़ने की, आप अगर एकदम छोटे क्लास से आते हो, यानी कि आप गरीब हो या फिर कोई बैकवर्ड क्लास से आते हो, ठीक है ना, जैसे आपको पता ही है ना, जैसे जो पहले के जमाना था उसमें सिर्फ ओपन के जनरल कैटेगरी जो लोग होते थे उनको ही पढ़ने की इजाजत थी, जो टॉप के लेवल के जो कास्ट सिस्टम होता था उसके लोगों को पढ़ने की इजाजत थी, नीचे वाले को पढ़ने की इजाजत नहीं थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, तो ये सब चीज नियम बना गए, कानून बन गए, और ये सब चीज धीरे धीरे क्या हो गया, चेंज होते गया। बहुत सारे प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट बनाए गए, और ये सब चीज धीरे धीरे कम हो गया।
डिग्निटी आ गया, लोगों के अंदर प्राइड से जीना सीख लिया। तो ये बहुत सारी चीजें हुई, चेंजेस हो गई हमारे सोशल फील्ड के हिसाब से। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, जिसका नाम है दोस्तों ग्लोबलाइजेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। थोड़ा सा रफ कर लेता हूं बोर्ड को मैं, ध्यान से देखना। लास्ट टॉपिक जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन, फिर हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन ऑलरेडी मैंने इसके पहले के वीडियो में एक टॉपिक आया था ग्लोबलाइजेशन का, छोटा सा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। ग्लोबल का मतलब क्या होता है? पूरा वर्ल्ड, ग्लोब, पूरा पृथ्वी हमारा, ग्लोबलाइजेशन। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो इंडिया था वो हमारे वर्ल्ड के नक्शे में शामिल हो रहा था। यानी कि कहीं ना कहीं हम तरक्की कर रहे थे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी चीजें हो रही थी, नियम कानून बन रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो योगदान था वो बहुत बड़ा होते जा रहा था। और इंडिया जो पिछड़ा हुआ माना जाता था, कि इंडिया को कोई भाव देता नहीं था एक जमाने में, बहुत पहले की बात है, एक जमाने में जब अंग्रेज लोग जब लूट के चले गए थे, तो इंडिया को कोई कुछ खास समझता नहीं था, सोचता था कि बहुत गरीब देश है, इसका कुछ हो नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे हमने, इंडियंस ने, ठीक है ना, हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारे इंडियन के फ्रीडम फाइटर्स ने, ये सब मिलजुल के कहीं ना कहीं हमारे इंडिया को आगे लेके जाने में हेल्प की, और आज भी कर रहे हैं और आगे भी लेके जाना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फील्ड हो गए, जैसे कि इकोनॉमी, पॉलिटिक्स हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, सोशल हो गया, कल्चर हो गया, ये सब चीज में धीरे धीरे हम लोग तरक्की करते गए और आगे बढ़ते गए। और इंडिया ने अपना एक एमर्जिंग नेचर, यानी कि उभरता हुआ देश का एक नेचर जो है वो वर्ल्ड को दिखा दिया कि यस, हम में है दम, और हम भी पूरे वर्ल्ड पे आ सकते हैं, वर्ल्ड मैप में शामिल हो सकते हैं। और जो देश आप लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, आज भी आपसे हम कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं, और जो काम आपके देश में होता है वो काम आज हमारे देश में भी होता है। ये सब चीज हमने, इंडिया ने प्रूव करके दिखा दिया, करके बता दिया। इसके लिए ये ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है। तो बेसिकली इंडिया जो है इतना डेवलप हो चुका था, पूरे ग्लोबल लेवल पे शामिल हो गया था, पूरे वर्ल्ड के लेवल पे शामिल हो गया था। और बहुत सारे जो आंदोलन नहीं बोलूंगा उसको, मैं क्या बोलूंगा, बहुत सारे जो ये होते हैं ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, माफ करना, आंदोलन नहीं बोलना चाहता था मैं ऑर्गेनाइजेशन बोलना चाह रहा था, कि जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं ना, वो इंटरनेशनल लेवल पे जो फॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम मैं यहां पे लिखूंगा ब्रिक्स, ठीक है ना, BRICS। ठीक है, ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है 5 कंट्री का, जिसमें आ जाता है आपका बी फॉर, ठीक है ना, बी फॉर दैट इज ब्रिटेन है, ठीक है ना, ओके सॉरी माफ करना, बी फॉर ब्राजील है। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया था, तो बी फॉर ब्राजील है, ठीक है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, ठीक है, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, ठीक है, सी फॉर चाइना, एंड एस फॉर इज साउथ अफ्रीका। ये जो 5 कंट्रीज हैं, इन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करके रखा है, यानी कि एक तरीके से बोलते हैं ना, जैसे ग्रुप होता है, वैसा एक ग्रुप तैयार कर रखा है जिसको बोलते हैं ब्रिक्स। और वैसे ही G20 होता है, पता है ना आपको, G20 सम्मेलन होता है, ब्रिक्स सम्मेलन होता है, जिसमें अलग अलग देश के प्राइम मिनिस्टर साथ में आपस में बात करते हैं, कुछ ट्रेड की बात होती है, बिजनेस की बात होती है, रिलेशनशिप की बात होती है, कि कैसे हमारा देश आपसे हेल्प करेगा। तो ये सब चीज होने लगा ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जो कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल देश है, अलग अलग इससे, ठीक है ना, अमेरिकन कंटिनेंट से ब्राजील है, एशियन से रशिया है, इंडिया है, चाइना है, अफ्रीकन कंटिनेंट से साउथ अफ्रीका है। तो ऐसे अलग अलग कंटिनेंट्स के भी कुछ कंट्रीज आके पार्टिसिपेट करते रहे, और इसमें हमारा बहुत ज्यादा योगदान था, और कहीं ना कहीं हमारा भी रिवॉल्यूशन होते गया धीरे धीरे, और एक तरीके से हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम आगे बढ़ते गए। ठीक है ना, फिर मोबाइल फोन का जमाना आ गया, इंटरनेट का जमाना आ गया, फिर अगर बात करें कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हो गई, सैटेलाइट्स हमने लॉन्च करना शुरू किया। तो आप सोच सकते हो, इमेजिन करो कि 2000 जो ईयर था, 2000, उसके बाद हमारे इंडिया में तो बहुत चेंजेस आए। यानी कि सिर्फ अगर मैं 20 साल पहले की बात करूं, हमारे इंडिया में ये 20 साल में ड्रास्टिक चेंजेस हुआ है। यानी कि हमने इंटरनेट यूज करना शुरू किया, जो हम लोग टेलीफोन में जाके लाइन में खड़े होके जो STD होता था, PCO जो होता था, उससे जाके बात करते थे, और आज हमारे पास मोबाइल फोन है, जहां चाहे अमेरिका फोन कर लो, जहां चाहे किधर भी फोन कर लो, इंटरनेट है, जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें मोबाइल पे मिल जाएगा, हम वीडियोस बना के आपके सामने पोस्ट कर सकते हैं, जो चाहे मैच देख सकते हैं, सीरियल्स देख सकते हैं, वेब सीरीज देख सकते हैं। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सब चीज पॉसिबल हुआ, और हमने इंडिया में भी करके दिखाया, और हमने भी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया। तो ये सब चीज भी क्या हो गया, ग्लोबल लेवल पे आ गया। इसमें हमने हर चीज चेंज किया, चाहे वो कपड़े पहनावे से लेके हो, चाहे वो आपके मेंटल चीज से हो, तो ये हर चीज हमने चेंज किया, क्लोथिंग हैबिट, लैंग्वेज, बिलीफ, और ये सभी चीज हमने क्या बोलते हैं उसको, हम लोग ने इसको कंसीडर किया, और एक तरीके से हमने इसको अडॉप्ट कर लिया। तो इस दौरान बहुत सारे चेंजेस हो गए, और हमने बहुत अच्छे से वर्ल्ड के लेवल पे शामिल हो गया, और इसी चीज को कहा जाता है दोस्तों ग्लोबलाइजेशन। लेकिन एक और चीज है, इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। लेकिन एक और चीज ये है कि यार ग्लोबलाइजेशन जब हुआ तो बहुत सारे इंटरनल चैलेंजेस भी हमारे इंडिया में है। तो हमारे इंडिया में क्या क्या ऐसे इंटरनल चैलेंजेस आए जिसकी वजह से हमारे इंडिया को कुछ तकलीफ का भी सामना करना पड़ा, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, ये सब फेस हुए। तो ये सभी चीज हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले चैप्टर में। तो ये चैप्टर होता है फाइनली हमारा कंप्लीट, और अगला चैप्टर में जो कि हमारा इंटरनल चैलेंजेस इंडिया में क्या क्या हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा वीडियो एंड हमारा जो आज का लेक्चर है वो समाप्त होता है, और इसी के साथ चैप्टर 1960 का जो
चैप्टर है हमारा ये कंप्लीट होता है, ओवरऑल कंप्लीट हो गया। जल्द लेकर आऊंगा और भी ऐसे वीडियोस जिसमें हम न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे और इंटरनल चैलेंजेस की बात करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में कभी भी हम लोग वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।